अभी बच्चों, जैसा कि आपको कल मैंने सेकंड चैप्टर जो कि +2 क्लास का क्लास +2 बिजनेस स्टडी चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट इशू, प्रबंध की प्रकृति और उसके महत्वपूर्ण मुद्दे। इसमें हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि प्रबंध विज्ञान है अथवा कला है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कुछ प्रबंध विशेषज्ञ इसको विज्ञान मानते थे, कुछ इसको कला मानते हैं। तो इसके बारे में हमने अध्ययन कल की क्लास में किया था। और विज्ञान जो मानने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। किसी प्रबंध को हम विज्ञान तभी कह सकते हैं जब प्रबंध में विज्ञान के गुण निहित हों। प्रबंध में विज्ञान के गुण नहीं होंगे तो प्रबंध को हम विज्ञान नहीं कह सकते। तो प्रबंध की बात कल मैंने क्लियर की थी। आज आगे बढ़ते हुए प्रबंध जो है ना एक कला के रूप में यदि हम पढ़ें, मैनेजमेंट एंड आर्ट, मैनेजमेंट एक कला के रूप में हम यदि इसका अध्ययन करें तो ये प्रबंध कला है या नहीं है, तो हम ये जानेंगे सबसे पहले कि कला होती क्या है। वो आपको कल मैंने बताया था कि कला एक प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं बल्कि विभिन्न विषयों का अध्ययन करके जो नॉलेज हम विज्ञान में के नियम की भांति प्राप्त करते हैं। यानी विज्ञान तो मैंने बताया था आपको कि किसी विषय की जानकारी लेकर के अध्ययन करके स्कूल कॉलेज में अध्ययन करके कोई नॉलेज प्राप्त करना, वो तो विज्ञान थी। और ये बताया था कि उस नॉलेज को व्यवहारिक रूप में प्रयोग लाना वो कला थी। तो कला के रूप में आज हम इसको पढ़ रहे हैं, प्रबंध कला है या नहीं है। तो प्रबंध कला है या नहीं है, इसके लिए जो है ना हमने देखना पड़ेगा कि इसमें कला जैसी विशेषता पाई जाती है कि नहीं। तो कला किसको कहते हैं? कला एक प्रकार का एक खुद का कौशल होता है, खुद का चातुर्य होता है, जिसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी कलाकारी प्रदर्शित करता है। और कोई भी कला उसकी अच्छी कला तभी मानी जाती है जब वो कला के रिजल्ट उसके अनुकूल आते हैं। जैसी इच्छा से उसने जो काम शुरू किया था, क्या उसकी इच्छा के मुताबिक वो बन सका? यदि वो उतना ही अच्छा बना तो कलाकार उतना ही अच्छा माना जाता है। और यदि जैसा चाहता था वैसा उसका परिणाम नहीं आए तो कलाकार अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कला में जैसे बढ़ई का काम है, बढ़ई का काम, बढ़ई, कारपेंटर या सुनार का कार्य है। बढ़ई जैसे आप जानते हो कि फर्नीचर के काम करने वाले व्यक्ति को हम बढ़ई बोलते हैं, जो कि फर्नीचर से विभिन्न प्रकार की कुर्सी, मेज़, विभिन्न प्रकार के दरवाजे, खिड़कियां तैयार करते हैं। यानी एक फर्नीचर से जो कुछ भी चीज़ें तैयार हो सकती हैं वो उसके काम में जो संलग्न होता है उसको हम बोलते हैं बढ़ई। जो उस काम में लगा होता है उस काम में, तो उसको हम बढ़ई का नाम देते हैं। और बढ़ई अच्छा है या नहीं है, बढ़ई का काम कलाकारी अच्छी है कि नहीं है, बढ़ई का काम अच्छा है या नहीं है, तो बढ़ई ने जो काम किया यानी दरवाजे बनाए, मेज, चेयर, जो भी कुछ चीज़ बनाई वो कितनी अच्छी क्वालिटी की बनाई, वो उसकी सफलता इस बात पे निहित होगी कि उसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वो कितने सही हैं। इस प्रकार सुनार है, सुनार सोने की चीज़ें बनाता है, तो सोने की आभूषण बनाता है। सोने के आभूषण की कलाकारी कितनी अच्छी है, वो आभूषण कितने आकर्षित हैं, कितने पब्लिक को वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसकी सफलता का पता ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगा। ग्राहक उस चीज़ के ज़्यादा आते हैं तो आपने वो आभूषण बहुत अच्छे बनाए,
तो वो सुनार का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छी कलाकारी माना जाएगा। यानी बढ़ई जो बढ़ई का काम करता है और सुनार जो सुनार का काम करता है, उनके जो काम होते हैं, उनके काम से जो चीज़ तैयार होती है वो कितनी सही है, वो उसकी कलाकारी मानी जाती है। कलाकारी जो होती है वो एक व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति में कला के गुण अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर एक व्यक्ति की कलाकारी अलग है। एक जैसा कार्य करने वाले बढ़ई बहुत सारे हैं, सुनारी बहुत सारे, लेकिन सबका कौशल अपना, सबका अलग अलग होता है। तो मैनेजमेंट एक कला है या नहीं है, तो इसको हम पढ़ने से पहले हमने कला का पता होना चाहिए कि कला क्या चीज़ है। वो मैंने ये दोनों एग्जाम्पलों से आपको समझाने का प्रयास किया। तो अब देखते हैं कि प्रबंध एक कला है या नहीं है। तो सबसे पहले कला की 4-5 विशेषताएं होती हैं। वो 4-5 विशेषताएं क्या प्रबंध में पाई जाती हैं, प्रत्येक हम बारी बारी से देखेंगे। वो कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, उससे पहले आपको 3-4 डेफिनेशन आपकी बुक में अवेलेबल करवाई गई हैं। उन डेफिनेशन में से आपको जो अच्छी लगती है वो डेफिनेशन इनमें से आप याद कर लें। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से वो है कि कला क्या है, अपने चातुर्य का प्रयोग करके इच्छित परिणाम प्राप्त करना। अपने चातुर्य का प्रयोग करके इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ये इसकी छोटी और अच्छी परिभाषा है जो कि आप याद कर सकते हैं। प्रबंध की विभिन्न परिभाषाओं में 3-4 विशेषताएं जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। उनमें सबसे पहली विशेषता है पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत कुशलता। व्यक्तिगत कुशलता जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि कला जो है ना व्यक्तिगत होती है। क्या कला में ये विशेषता है कि नहीं? व्यक्तिगत विशेषता बोलो, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है, हर व्यक्ति का काम का हुनर अलग टाइप का है। तो क्या वो प्रबंध पे लागू हो सकती है? क्या प्रबंध व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है? यानी कोई भी प्रबंधक अपने खुद का स्किल का प्रयोग करके, खुद के चातुर्य का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों से कार्य कितना अच्छा ढंग से पूरा करवा लेता है, वो अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है कोई भी प्रबंधक। क्योंकि प्रबंधक के नीचे काम करने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को हैंडल करना उसका काम है और संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन सभी व्यक्तियों से काम लेना होता है। और सभी व्यक्ति काम कब करेंगे? जब उसमें अपना व्यक्तिगत कौशल होगा, पर्सनल स्किल होगी, तब वो अन्य व्यक्तियों से संस्था की उद्देश्यों के अनुसार काम करवाने में सफल होता है। तो प्रबंध में व्यक्तिगत कुशलता पाई जाती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। एक पॉइंट। दूसरा जो ना, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज इसको कहते हैं हम, व्यवहारिक ज्ञान का होना। व्यवहारिक का कई चीज़ आप जानते हैं कि कई चीज़ें है ना बोलने में कुछ होती हैं लेकिन अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसको हम व्यवहारिक नहीं कह सकते। व्यवहारिक वो होता है जिसको लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती हो, उसको हम व्यवहारिक कह सकते हैं। तो क्या प्रबंध जो है ना, क्या प्रबंध व्यवहारिक है कि नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं प्रबंधक के नीचे बहुत सारे अधीनस्थ सबॉर्डिनेट काम करते हैं, तो उनका संबंध अपने प्रबंधकों से होता है। प्रबंधकों का संबंध अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी उसके अंडर काम करते हैं उनसे होता है। तो उनसे वो काम संस्था की इच्छा के मुताबिक तभी पूरा करवा सकता है जब उसको काम की व्यवहारिकता का सही पता होगा। ये नहीं है कि उसको कर्मचारियों को जो है ना मन इच्छा के काम दे दिए और वो काम पूरे होना व्यवहारिक ही ना हो ही नहीं सकते हो, तो उनको उनसे काम अच्छी ढंग से नहीं करवा सकता। जिस प्रबंधक को प्रबंध का व्यवहारिक पहलू का अच्छे से पता नहीं होता कि व्यवहार में वो लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। जिस प्रकार कह दिया जाए कि स्कूल 6 बजे लगेगा, तो ये व्यवहारिक नहीं है। बोलना कुछ है लेकिन व्यवहार में लागू होना अलग चीज़ होती है। तो प्रबंधक में व्यवहारिक जो ज्ञान है वो पाया जाना जरूरी है और पाया जाता भी है। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं
कि एक प्रबंध में व्यवहारिक ज्ञान होता है, इसलिए प्रबंध एक कला है। तीसरी बात, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने देखने को मिलती हैं। एक होता है ये सार्थक परिणाम पर डिपेंड होता है, सार्थक परिणाम पे डिपेंड होता है सारा। सार्थक परिणाम प्राप्ति धारणा। कोई भी काम हम अपनी लाइफ में करते हैं, सबसे पहले क्या चाहते हैं, हमारे रिजल्ट, हमारी काम करने की जो इच्छा है उसके मुताबिक आए। तो इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास करने होते हैं, काफ़ी मेहनत करनी होती है। जब परिणाम हमारे इच्छा के मुताबिक लाने हैं तो काफ़ी सार्थक प्रयास हमने करने होंगे, और प्रयासों का रिजल्ट ही जो है ना वो डिपेंड करेगा कि हमारी कलाकारी कितनी अच्छी है। एक प्रबंधक कोई भी प्रबंध करता है तो संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखे करता है। सार्थक परिणाम का क्या मतलब है कि संस्था ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना उसका सार्थक परिणाम है। तो अच्छी कलाकारी यदि किसी प्रबंधक में है, कोई प्रबंधक में अच्छा नेतृत्व करने की यदि कला है, नेतृत्व का गुण होना बहुत ज़रूरी है। मार्गदर्शन करना उसको अच्छे से आना चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करना आना चाहिए। जब ये दूसरों को अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन देने में और अभिप्रेरित करने में यदि कोई प्रबंधक जितना कलाकार होगा, नेतृत्व की क्षमता जितनी उसकी ज़्यादा होगी, परिणाम वो जैसा चाहेगा वैसा परिणाम प्राप्त करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक प्रबंधक में ये गुण पाया जाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सार्थक परिणाम अवधारणा जो है ना इस पे यहाँ पे लागू होती है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अभ्यास द्वारा विकास, अभ्यास द्वारा विकास, अभ्यास द्वारा विकास। जैसे कि आप सबको पता है कि कला किससे होती है, कला अभ्यास। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, आपकी कलाकारी उतनी ही आकर्षित होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका निखार आना शुरू होगा। मेहनत करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, कमियों का निदान करते जाएंगे तो हमारी कलाकारी निखरती चली जाती है, लोगों को आकर्षित करती है अपनी प्रोडक्ट के प्रति। तो जिस प्रकार कला को अभ्यास से सुधारा जा सकता है, उसी प्रकार प्रबंध में भी कला पाई जाती है। प्रबंधक जितना प्रबंध का कार्य करता चला जाता है, उसको प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहार में लागू करना सीख जाता है, और अपने कर्मचारी से काम लेने में उतना ही वो अच्छे ढंग से निपुण होता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी से काम लेने में उतना ही सफल होता है। यानी जो कला में अभ्यास का गुण होता है, यानी कला अभ्यास से सुधरती है, उसी प्रकार प्रबंध का कार्य भी जितना प्रबंध ज़्यादा करते जाएंगे वो सुधरता जाएगा। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा जो है ना हम परिणाम अपनी इच्छा के मुताबिक ला सकता है। कोई भी प्रबंधक जितना अच्छा प्रबंध करता जाएगा, जितना उसका अनुभव होता जाएगा, उसके आधार पे अपने कर्मचारी से काम लेने में वो सफल होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। ये जितने भी 3-4 पॉइंट हमने पढ़े, सबसे पहले देखना कि क्या कला के गुण इसमें हैं। ये 400-500 गुण हमें देखने, वो कला के गुण क्या इनमें हैं, और ये फिर प्रबंध पे हमने लागू करके देखने हैं कि ये सारे कला के जितने भी पॉइंट पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे कला के हिसाब से सफल हैं, तो फिर प्रबंध के ऊपर भी ये सफल है कि नहीं है, ये हमने देखना। यदि प्रबंध के ऊपर ठीक रूप से लागू होते हैं तो हम कह सकते हैं प्रबंध कला है। तो प्रैक्टिस के द्वारा भी इसका कला का सुधार किया जा सकता है। ये एक रचनात्मक शक्ति है। रचनात्मक शक्ति होती है। कला एक रचना है। कोई भी कलाकार कोई कलाकारी करता है, बढ़ई फर्नीचर का काम करता है, तो जो फर्नीचर वो तैयार करता है या सुनार जो आभूषण बनाता है, तो वो एक रचनात्मकता है। हर व्यक्ति का माइंड अलग होता है, वो पहले ही सोचता है कि मैंने किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। फर्नीचर में बढ़ई सोचता है और सुनार के काम में सुनार
जो आभूषण बनाता है उसके बारे में पहले से विचार करता है, किस प्रकार की कलाकारी मैंने प्रस्तुत करनी है। वो उसको बोलते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता क्या होती है? काम करते करते काम की नई नई विधि हम सीख जाते हैं, काम के नए नए मॉडल हम सीख जाते हैं, नए नए मॉडल हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, और नए नए मॉडल दिमाग में आना ही रचनात्मक शक्ति कहलाता है। विभिन्न मेथड हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, और इसी जिस पर कला में रचनात्मकता होती है उसी प्रकार प्रबंध में भी रचनात्मकता पाई जाती है। जैसे जैसे प्रबंध करता चला जाता है तो प्रबंध करने की नई नई विधि, नए नए मेथड, नए नए मॉडल उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो अच्छा प्रबंध करने में कामयाब हो सकता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रबंध में भी रचनात्मकता की शक्ति पाई जाती है। तो 4-5 विशेषता हमने यहाँ पे पढ़ी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं प्रबंध कला है। और संक्षेप में हमने शुरू में पढ़ा था, कुछ इसको विज्ञान मानते थे तो कुछ इसको कला मानते हैं। तो विज्ञान को भी हमने कल पढ़ा और कला को भी हमने पढ़ा। तो कला की सारी विशेषता प्रबंध के ऊपर लागू होती दिख रही है। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, जो विभिन्न विशेषज्ञ मान रहे थे कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, तो हम दोनों से सहमत हैं। आखिर में इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन, विज्ञान और कला के सभी पॉइंट्स का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। क्योंकि विज्ञान में जो है ना मार्गदर्शन मिलता है, कार्य की व्यवहारिक जो है ना नॉलेज प्राप्त, कार्य के व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो विज्ञान से मिलती है, और कार्य को व्यवहारिक रूप से लागू करना जो वो कला के अंदर हम देखते हैं। तो इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इसके बाद कुछ इसको है ना हम एक मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के रूप में पढ़ते हैं। प्रोफेशन का मतलब पेशा। मैनेजमेंट एक पेशे के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। कला और विज्ञान का अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, प्रबंध एक प्रोफेशन है या नहीं है, पेशा सबसे। और प्रबंध को पेशा पढ़ने के लिए हमने ये पता होना चाहिए कि प्रबंध को पैसा माने या ना माने, उसका रिजल्ट हम तभी सीख पाएंगे जब हमें ये पता होगा पैसा होता क्या है, पैसा कहते किसको, प्रोफेशन कहते किसको। प्रोफेशन वो होता है किसी भी कार्य का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके, किसी भी कार्य का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसको जो है ना दूसरे व्यक्तियों पे लागू करना, दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना ही पेशा कहलाता है। और इसके लिए विशिष्ट ज्ञान पहले अर्जित करना जरूरी होता है, और उस ज्ञान के आधार पे हम दूसरे व्यक्तियों को निर्देशित या मार्गदर्शन या सुझाव परामर्श देते हैं, तो उसको हम पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, डॉक्टर पहले जैसे डॉक्टरी का कार्य में निपुण होने के लिए डॉक्टरी की MBBS की जो डिग्रियां हैं वो विभिन्न संस्थाओं में प्राप्त करके, और फिर उसके बाद वो डॉक्टरी का लोगों का इलाज करना शुरू करता है। यानी कि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को सुझाव देना, मार्गदर्शन करना, उनका ट्रीटमेंट करना, तो वो पेशा कहलाता है। तो पेशे का अर्थ मैंने आपको बताया। तो पेशा फिर मैनेजमेंट के ऊपर हम लागू करके देखते हैं कि प्रबंध भी एक पेशा है या नहीं है। तो प्रबंध पेशा कब होगा? प्रबंध पेशा तभी होगा जब उसमें पेशे जैसी विशेषताएं होंगी। एक पेशा होता है वो वैसे तो आर्थिक क्रिया होती है, लेकिन जो है ना इसमें स्वार्थ भाव कम होता है, दूसरे की सेवा का भाव ज़्यादा पाया जाता है। पेशा जो होता है, पेशा आर्थिक क्रिया तो है, पैसे के लिए तो हम करते हैं पैसा, लेकिन उसमें आर्थिक स्वार्थ कम और सेवा भावना ज़्यादा पाई जाती है। सेवा भावना के उद्देश्य को पूरा करते हुए हम जो भी कार्य करते हैं वो पेशा कहलाता है। हालांकि उसके बदले हम पैसा भी प्राप्त करते हैं, उसके बदले हम धन भी प्राप्त करते हैं। कोई भी आर्थिक क्रिया जो कि दूसरे की सेवा के भाव से पूरी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेशा। जैसे डॉक्टर का काम है, वकील का काम है, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो दूसरों की भलाई के पॉइंट उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा होता है। खुद का पैसा कमाने की बजाय ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि दूसरे का भला कैसे हो, तो वो पेशा होता है।
तो पैसे की विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए जो है ना, हमने पैसे की विशेषताओं का पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं पैसे की। जैसे पहली विशेषता है इसमें, जैसे कि इसमें है ना विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का होना जरूरी है। विशिष्ट ज्ञान, मैंने अभी बताया, विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल ये होना जरूरी है। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल, क्योंकि अभी आपको पता कि कोई भी पैसे का कार्य तभी हो सकता है जब विशिष्ट ज्ञान हमने प्राप्त किया हो, विभिन्न स्कूल कॉलेज में या विभिन्न डिग्रियों के द्वारा या विभिन्न तकनीकी संस्थानों से हमने तकनीक सीखी होगी, तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगा, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त नहीं करेगा, उसका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, उसकी तकनीक नहीं सीखेगा, तो वो डॉक्टरी का काम अच्छा नहीं कर सकता। समझते हैं बात। तो उसी प्रकार जो प्रबंध है, प्रबंध भी तभी अच्छा कर पाएगा जब जो है ना कि उसमें प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का, विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रबंध के बारे में हेनरी पोल, F.W. टेलर ने विभिन्न सिद्धांत दिए, उनकी नॉलेज प्राप्त करके ही वो यदि प्रबंध करता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रबंध कर पाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है, ये पेशे की विशेषता है। तो ये विशेषता हमने प्रबंध के ऊपर भी लागू करके देखी। प्रबंध के सिद्धांतों का नॉलेज हम प्राप्त करेंगे, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब उसको अपने दिनस्थों पर लागू करके, संस्था के ऊपर लागू करके संस्था के उद्देश्य को पूरा करवाते हैं। तो प्रबंध इस आधार पे पेशा है। और भी इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था या संस्था। प्रशिक्षण, जैसे कि आपको पता कि जो है ना प्रोफेशन के लिए ना, प्रोफेशन में हम अच्छे कामयाब कब होंगे, जब उसकी हमने ट्रेनिंग ली गई होगी, उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, उसका एक्सपीरियंस हमें प्राप्त हुआ होगा। इस प्रकार मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, एक अध्यापक लगा, वो जितनी ज़्यादा पढ़ाएगा तो वो पढ़ाई की प्रशिक्षण जितना लेगा, जितना अनुभव उसका बढ़ता जाएगा, उतना ही वो अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझाने में कामयाब होता है। उसी प्रकार एक डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके फिर वो प्रैक्टिस करता है, विभिन्न डॉक्टर्स के पैनल के साथ काम करता है, तो उनसे व्यवहारिक रूप से में उसको सीखता है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। कार्य को व्यवहारिक रूप में सीखना ही क्या है, प्रशिक्षण है। और अनुभव क्या होता है, काम जो करते करते जो सीखता चला जाता है, धीरे धीरे करके वो उसका एक्सपीरियंस होता है। जैसे एक्सपीरियंस सुनते हैं 5 साल का, 4 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस। अनुभव भी आदमी को में कौशलता पैदा करता है और प्रशिक्षण द्वारा अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेकर के, अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों के साथ रह करके, उनकी ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के लिए जो है ना औपचारिक व्यवस्था का होना जरूरी है, यानी एक संस्था होनी जरूरी है जहाँ से हम प्रशिक्षण ले सकें, जहाँ से हम अनुभव प्राप्त कर सकें। यानी पेशेवर तभी कहलाएगा जब उसने ट्रेनिंग या अनुभव किसी संस्था से प्राप्त किया, उसकी एक औपचारिक जगह होनी चाहिए। जैसे प्रकार आपको पढ़ने के लिए स्कूल होता है, स्कूल से आप पढ़ाई सीखते हैं, स्कूल में आते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई सीखते हैं। तो उसी प्रकार कोई भी पेशेवर व्यक्ति होने के लिए उसको पैसे का अच्छा नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था का होना जरूरी है, एक संस्था का होना ज़रूरी है जहाँ से वो उसका ट्रेनिंग ले और वो अनुभव वहाँ से सीखता है और फिर जो है ना दूसरे लोगों से काम कराने में वो कामयाब होता है। तो प्रबंध, क्योंकि आजकल आप वैसे देखते हैं कई जो है ना कईयों के पास डिग्री नहीं होती, वो भी प्रबंधक हैं, केवल पैसा होने, पूंजीपति होने के कारण ये संस्था स्थापित कर देते हैं। पूंजीपति होना मात्र से ही वो जो है ना क्या करते हैं, अपनी संस्था खड़ी कर देते हैं, चाहे उनको प्रबंध का नॉलेज हो या ना हो, ये बात अलग है। हाँ, इसके लिए ये कोई औपचारिक डिग्री आज निश्चित नहीं कर रखी प्रबंध करने के लिए। तो इस आधार पे कुछ व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति पैसे के बल पे उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, पेशेवर बनते हैं।
ये अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेनिंग प्राप्त करके प्रबंध के विषयों का अध्ययन करके, उनकी किताबी नॉलेज, सिद्धांतों का अध्ययन करके, और वो भी किसी विशेष संस्था में एडमिशन के द्वारा सीखता है, तो वो जो प्रबंध करेगा किसी संस्था में, वो उस प्रबंध से काफ़ी अच्छा प्रबंध होगा जिसको प्रबंध की नॉलेज नहीं है, यानी जिसने प्रबंध सीखा ही नहीं, यानी प्रबंध की जिसने कोई किताबी नॉलेज प्राप्त की ही नहीं, किसी संस्था में उसकी ट्रेनिंग ली ही नहीं, उससे कहीं अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता। अच्छा प्रबंध वही कर सकता है जो किसी संस्था में ट्रेनिंग लेकर के अनुभव प्राप्त करता है, तो वो अच्छा प्रबंधक बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रबंध कर रहे हैं कुछ व्यक्ति बिना ट्रेनिंग लेके भी कर रहे हैं, और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। आज मैं आपको इतनी बातें, कुछ मैनेजमेंट एंड आर्ट और मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन 2 बातें हमने आपको बताई, इनका आपने पढ़ना है। इसका PDF भी मैं आपके पास भेज दूंगा, जो अब तक मैंने पढ़ा है इस लेसन का, उसका PDF आपको सारे पेजों के फोटोस्टेट मतलब आपको भेज दूँगा। वो इसमें आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं। उनके प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न आप जितने पॉइंट हेडिंग बने हैं वो सारे उसके प्रश्न बनते हैं, वो आपने याद करने हैं। और उससे कोई समस्या आपको, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।